हेलो मित्रों, मैं अनिल कुमार चौधरी पीसीएस ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को देखने का काम करेंगे और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जब हमारे देश का संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसमें से जहाँ के संविधान से जो चीज़ महत्वपूर्ण और अच्छे लगे उसको हमारे भारतीय संविधान में समाहित करने का कार्य किया गया। हमारे संविधान में लगभग 10 देशों के संविधान का प्रभाव है। उन्हीं सबको आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि किस देश के संविधान से किस प्रावधान को लिया गया है। कमोबेश जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जी के रिलेटेड, उसमें इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछे ही जाते हैं। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह यह है कि भारत के संविधान पर का अधिकतर प्रावधान कहाँ से लिया गया है। भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी हमारे संविधान में जो अधिकतर प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद इस भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था? तो हमारे देश की स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया यह कानून था, जिसके द्वारा हमारे भारत की शासन व्यवस्था उस समय चली आ रही थी। तो उस 1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को हमारे संविधान में उस समय क्या तो हूबहू अक्षरशः या कुछ उसमें संशोधित करके लगभग उसमें रख दिए गए और बाकी जो प्रावधान थे वे विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए थे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि हमारे भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव कहाँ का है, तो वह अपने आंतरिक स्रोत ही 1935 के अधिनियम का है। अब आता है, अब हम देखें किस देश के संविधान से किस किस प्रावधान को हम लोग लिए हैं। तो सबसे पहला है संसदीय शासन व्यवस्था। यह संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण किया जाता है। एक हमारी विधायिका है, फिर कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो इन सारे चीजों को जो है संसदीय परंपरा है, इन सारे प्रावधानों को हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। दूसरा है संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब विशेषाधिकार क्या है? तो जब हम लोग अगले टॉपिक में वीडियो में जब हम लोग भारतीय संसद को पढ़ेंगे वहां पर इन सारे चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे कि विशेषाधिकार क्या था। अभी हम लोग इतना ही जाने कि संसदीय विशेषाधिकार जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं विधि का शासन, यानी हमारे देश में कानून का शासन होगा, विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा और उसकी शासन व्यवस्था हमारे देश में चलेगी। तो यह विधि का शासन जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है एकल नागरिकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। अन्य देश में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ दोहरी नागरिकता है, राज्य के लिए अलग नागरिकता है, केंद्र के लिए अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। आप किसी भी राज्य के निवासी हैं लेकिन आप सिर्फ भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। तो यह एकल नागरिकता का जो प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है।
अगला है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। यानी हमारे संविधान में यह वर्णित किया गया है कि लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होंगे वही भारत के प्रधानमंत्री होंगे और उनके कार्य में सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो इस मंत्रिपरिषद का जो गठन है, यह मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है, इस प्रक्रिया को हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो इस प्रकार से यह चीज याद करना बहुत ही आसान है कि हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है और इससे रिलेटेड जो चीज़ है, जैसे संसद के विशेषाधिकार हो गए, संसद में ही विधि बनते हैं, तो विधि का शासन जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से एकल नागरिकता है, फिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, यह सारा चीज़ जो है सो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हम अपने दिमाग में रन करेंगे कि हाँ, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था है, विधि का शासन है, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है, एकल नागरिकता है। तो इस तरह से इस चीज़ को हम बार बार अपने दिमाग में रिपीट करेंगे तो यह बहुत जल्दी याद हो जाएगा। वैसे बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होइएगा, उसमें बहुत सारे लोग बेतुके के ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे समझ से वह ट्रिक कभी भी फायदामंद नहीं है, क्योंकि एन समय पर आपका वह ट्रिक आप भूल जाएंगे और उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। ट्रिक की जगह पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आप उस चीज़ को जानें कि संसदीय व्यवस्था क्या है, विधि का शासन क्या है, एकल नागरिकता क्या है। अगर इन सारी बातों को अगर आप बिल्कुल अच्छे ढंग से अगर समझ जाइएगा तो संभवतः यह चीज़ आप नहीं भूल पाइएगा। चलिए अब आगे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को लिए हैं। पहला चीज़ है मूल अधिकार। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अपने संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 के बीच में मूल अधिकार की चर्चा की गई है जो हम नागरिकों को प्राप्त है। तो यह जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला है टॉपिक न्यायिक पुनरावलोकन। यह न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो हमारा संसद जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती है, उसके विषय में वह कितना ठीक है, वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इन चीज़ों को देखने का काम वह हमारा न्यायालय करता है, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। तो यह न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, यह भी हम लोग अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगला है संविधान की सर्वोच्चता। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में सबसे सर्वोच्च चीज़ क्या है, सबसे ऊपर क्या है, वह हमारा संविधान है। यानी भारत का संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। इस चीज़ को हम लोगों ने कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा, भारत के जो सबसे उच्च पद पर जो आसीन जो लोग होंगे वे निर्वाचित होंगे। तो यह निर्वाचन शब्द का जो प्रयोग किया गया कि निर्वाचित ही होंगे यहाँ के राष्ट्रपति, वंशानुगत नहीं होंगे, यह निर्वाचित राष्ट्रपति जो है, यह शब्द हम लोग अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। हम लोग जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति अपने पद के गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वैसी स्थिति में संसद के द्वारा उन पर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग साबित हो जाने पर उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश में इस तरह की नौबत कभी भी नहीं आई है। तो यह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, उन पर कैसे महाभियोग चलेगा, जो हम लोग राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि महाभियोग किस तरह से किस सदन में लाया जाता है, किस कारण से लाया जाता है और उसकी क्या प्रक्रिया है। इस सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग फिर राष्ट्रपति में करेंगे, जहां राष्ट्रपति पढ़ेंगे उस वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यही जाने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी न्यायपालिका पर किसी का भी दबाव नहीं होगा, बल्कि न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था रहेगी। न्यायपालिका बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र होगा। तो यह न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला चीज़ है उपराष्ट्रपति का पद। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ, अनुच्छेद 63 के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह उपराष्ट्रपति का भी जो पद है, यह हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं।
अब है न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया संसद में लाई जाती है, जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह चाहे वह उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय है, दोनों के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया जो है वह संसद में ही चलती है। तो उनके हटाने की जो प्रक्रिया है, किस तरह से वह हटेंगे, तो यह प्रक्रिया जो है हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, यह भी हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। अगला आता है वित्तीय आपात। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 3 आपातकाल का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसमें अनुच्छेद जो 360 है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, वैसे हमारे भारत में आज तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो यह 360 के द्वारा जो वित्तीय आपात जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, यह वित्तीय आपात भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से हम लोग लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि मूल अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर को हटाने की जो प्रक्रिया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग देख लिए कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए हैं, फिर हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ लिए हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे कि अमेरिका के संविधान से हम लोग किस किस चीज़ को लिए हैं। तो इस तरह से हम लोगों का रिवीजन होता रहेगा आप लोगों का। और इसके बाद फिर अगले टॉपिक, अगले देश को हम लोग देखेंगे, वह है कनाडा। कनाडा के संविधान से हम लोग क्या क्या चीज़ लिए हैं, तो कनाडा के संविधान से हम लोग सबसे बड़ा चीज़ जो लिए हैं वह है संघात्मक व्यवस्था। अब हम लोग जानेंगे संघात्मक व्यवस्था क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र के लिए एक अलग सरकार है हम लोगों के यहाँ, जो केंद्र सरकार कहलाती है, और राज्य के लिए अलग सरकारें हैं जो राज्य सरकार कहलाती है। तो यह हमारे संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है, यह हमारे संघात्मक व्यवस्था को दिखाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है संघात्मक व्यवस्था की, यह हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। अगला चीज़ है कि वह है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। यह क्या चीज़ है, इसको तो हम लोग रट लेते हैं सिर्फ, लेकिन इसको समझते नहीं हैं। यह अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम लोग जानते हैं कि केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी सूचियां हैं, कुछ ऐसे भी प्रावधान रखे गए कि अब आज तक तो जो थे उसको हम लोग बांट दिए, लेकिन इसके बाद बहुत सारे प्रावधान आएंगे, बहुत सारे विषय आएंगे जो जिस पर अगर कानून बनाने की जरूरत होगी तो उसको हम लोग किस विषय में रखेंगे, तो उसी को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो वह केंद्र सरकार के पास होगी। तो यह अवशिष्ट शक्तियां उसे, जैसे जिस समय संविधान बना, हमारा आईटी सेक्टर नहीं था, जो अब बाद में आईटी सेक्टर का निर्माण हुआ, तो यह आईटी सेक्टर कहां चला गया, तो इस अवशिष्ट शक्ति के माध्यम से ही यह हमारे केंद्र सरकार के पास चली गई। तो यह जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह कहां से लिया गया है, तो वह कनाडा से लिया गया है। अगला चीज है कि राज्यपाल की नियुक्ति। हम लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में कि कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वे राज्यपाल होते हैं, और इन राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है, और वे प्रधानमंत्री जी के प्रसाद पर्यंत ही इस पद पर बने हुए रहते हैं। तो इनके नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है, ये सारे जो प्रावधान हैं, यह सब कुछ हम लोगों ने कनाडा के संविधान से सीखा है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हमारे भारत के संविधान में इस नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। इस नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है, तो वह आयरलैंड से लिया गया है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहां के संविधान से लिया गया है, उसका उत्तर होगा आयरलैंड। अब अगला चीज है राज्यसभा में मनोनयन। यह क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 2 से 50 है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल 12 सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो 12 पद हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 पद मनोनीत करने की जो परंपरा है, यह कहां से हम लोग लिए हैं, तो इस चीज को हम लोग लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। यानी हमारे राज्यसभा में
जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह हम लोग कहाँ से लिए हैं? यह आयरलैंड से लिए हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का गठन, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे रहेंगे, प्लस विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे रहेंगे, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे इस निर्वाचक मंडल में होंगे। तो यह निर्वाचक मंडल जो बनाया गया हमारे भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यह निर्वाचक मंडल की जो परंपरा है और इसके गठन करने का जो प्रावधान है, यह हम लोग कहाँ के संविधान से लिए हैं? वह है आयरलैंड। तो यह पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान किया गया है या निर्वाचक मंडल के गठन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वह है आयरलैंड। अगला है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है कि हमारे संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, यह संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह पूरी प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा की गई है कि किस तरह से हमारे संविधान में संशोधन किया जाएगा, तो यह प्रावधान जो है वह हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। अब है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं। तो यह जो उनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, किस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, यह चीज लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यहां ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उसकी जो प्रक्रिया होगी वह हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा वह हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब हम लोग आते हैं समवर्ती सूची। अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हैं कि हमारे देश के संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची और राज्य सूची जो थे वे तो हूबहू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, चूंकि हमारे देश की स्वतंत्रता से पूर्व भी यह दोनों सूचियां काम कर रही थी। लेकिन उसमें एक तीसरी सूची को जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची, जो कि हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि समवर्ती सूची में वह विषय को रखा जाता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उस विषय पर कानून बनाती है। तो वह समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है वह समवर्ती सूची का प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किए हैं हम लोग। अगला है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। यह क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विधि बनाने समय, कानून बनाते समय जब उसको पास करने की बारी आती है और किसी विषय पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभिन्नताएं होती है, ऐसी स्थिति मतभिन्नता की स्थिति में हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यह दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके संयुक्त अधिवेशन कराने की जो परंपरा है, इस परंपरा को हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो मित्रों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है या संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं, तो वह होगा, इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अगला चीज संविधान की प्रस्तावना की भाषा। हमारे संविधान में प्रस्तावना है जो सारा कि हम लोग जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न, यह जो हमारे प्रस्तावना की जो भाषा है, जिस प्रस्तावना के द्वारा हमारे संविधान के लक्ष्य, हमारे संविधान के उद्देश्य का पता चलता है, तो इन संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है यह हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। अगला चीज आता है कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार के संबंध में राष्ट्रपति की जो शक्ति प्राप्त है यह हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। यानी आपातकालीन उपबंध भी कहीं कहीं देता है कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो यह आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मूल रूप से इसमें हम लोग जो कॉपी किए हैं इसमें वह है कि आपातकाल के दौरान हम लोगों को जो मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, उसकी अधिकांशतः प्रावधान उस समय स्थगित कर दिए जाते हैं जो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यह जो राष्ट्रपति को शक्ति
प्रदान है मौलिक अधिकार को समाप्त करने की, वह हम लोग कहाँ के संविधान से लिए हैं? तो हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। इसमें ऐसा ही पूछा जाता है कि आपातकालीन उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर भी हम लोग जर्मनी से ही देते हैं। और अगर यह पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार की समाप्ति कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हम लोग जर्मनी देते हैं। अगला चीज आता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं कि जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। तो हमारे देश में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो परंपरा है, यह हम लोग कहां से लिए हैं? तो यह हम लोग फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अगला चीज है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम लोग सोवियत रूस से कॉपी किए हैं। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में इस मौलिक कर्तव्य की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जिस समय इसको रखा गया 1976 में, उस समय हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान समय में इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी 11 हो गई है। तो यह मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग यह कहाँ से लिए हैं? तो सोवियत रूस से लिए हैं। और यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है और कहाँ इसको रखा गया है? तो इसको हम लोग 51 के क में रखे हैं। अब जो हम लोग पढ़े हैं अभी कि सबसे अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो उनके कुछ चीज जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह है न्यायपालिका। हमारे देश में जो न्यायपालिका जो कार्य कर रही है, वह न्यायपालिका 1935 के अधिनियम के तहत ही है। जिस समय हमारे देश स्वतंत्रता से पूर्व जो न्यायिक प्रक्रिया थी हमारे देश की, वही प्रक्रिया को हम लोगों ने अपनाया है। तो यह न्यायिक जो व्यवस्था है, यह हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। अब हम आते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, जिसको हम लोग कैग भी बोलते हैं, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग देखें कि किस देश के संविधान से किस प्रावधान को लिया गया है और किस तरह से इसको संविधान में समाहित किया गया है। और इससे अक्सर कमोबेश हर परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है। अगर इस पूरे जितना संकलन हमने किया है, इस सब चीज़ को अगर आप लोग खूब अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, तो संभवतः एक क्वेश्चन तो आपका हर एग्जाम में आपका पक्का होगा ही। हम इतना ही कहेंगे कि इन सारे चीज़ों को इसी तरह से सजा करके आप लोग एक कार्ड बोर्ड पर लिख लें और अपने घर में इसको टांग लें और इसको बार बार रिपीट करें। यह एक दिन में पढ़ करके और इसको याद करने की चीज़ नहीं है, बल्कि एक दिन पढ़ें, फिर उसको अगले दिन रिवीजन करें, फिर उसके अगले दिन रिवीजन करें। यानी लगातार 2, 4, 10 दिन अगर आप इसको रिवीजन करते रहते हैं, तो यह आपके दिमाग में जब एक बार सेट कर जाएगा, तो फिर यह कभी आप लोग नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मित्रों, हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होइएगा। इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद।